दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज इतना ज्यादा डेवलप कर चुका है कि हम इंसानों के लिए शायद कोई ऐसा काम है जो करना इम्पॉसिबल हो। आज हम लोग चांद से लेकर मंगल ग्रह तक का सफर तय कर रहे हैं, लेकिन आज भी एक ऐसी चीज है जो वैज्ञानिकों के लिए रहस्य का केंद्र बना हुआ है, जिसकी क्षमता का पता करना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा टास्क है। और ये चीज कुछ और नहीं बल्कि हमारा दिमाग है। इंसानी दिमाग की संरचना इतनी जटिल होती है कि इसे एक बार में समझना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि मेरे पास एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से इस वक्त आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, मैं उसे मीलों दूर बैठे हुए जान सकता हूं। और इतना ही नहीं, मैं केवल अपनी आवाज के द्वारा आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस भी कर सकता हूं। तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? क्या हुआ, हैरान हो गए? शायद कुछ लोग मेरी बात का यकीन करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंसानी दिमाग को पढ़ना और मीलों दूर बैठे किसी भी इंसान के भी दिमाग को इन्फ्लुएंस करना, यह सब पॉसिबल है। दोस्तों, यह सब पुराने समय की बात है, जब लोगों को लगता था कि किसी और के मन को पढ़ना नामुमकिन है और लोग टेलीपैथी जैसी चीज पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में यह सब करना पॉसिबल है। आज आप सही ट्रेनिंग और गाइडेंस के द्वारा हजारों मील दूर बैठे किसी व्यक्ति के मन को आसानी से पढ़ सकते हैं। यहां तक कि बिना किसी साधन के आप अपने मन की बात भी उन तक पहुंचा सकते हैं। बस ऐसा करने के लिए आपको माइंड रीडिंग टेक्निक को सीखना होगा और एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होगी। अगर आप भी इस तरह के काम करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये ट्रेनिंग हम देंगे, वो भी अपने आज के शो में। अगर आप इस शो में बताए गए ट्रिक्स एंड टिप्स को अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी माइंड रीडिंग सीख पाएंगे और तमाम तरह के माइंड रीडिंग एक्ट परफॉर्म करके लोगों के बीच में अटेंशन भी पा सकते हैं। वैसे माइंड रीडिंग सुनने में जितना फैसिनेटिंग लगता है, ये उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। माइंड रीडिंग की ये तकनीक बिल्कुल किसी मोबाइल नेटवर्क की तरह काम करती है, जहां दो दिमाग किसी तार से तो नहीं जुड़े हैं, मगर फिर भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके मदद से हम एक दूसरे के मन की बातों को पढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी एक्साइटेड हैं दूसरों के मन को पढ़ने के लिए और उन्हें अपने मन की बात बताने के लिए, तो इत्मीनान से बैठ जाइए और बने रहें हमारे साथ शो के अंत तक। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने जाना कि टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा हुआ है और कैसे रवि अपने इस जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी और इसकी मिस्टीरियस जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि रवि की माइंड रीडिंग जर्नी का अगला रहस्य आपसे मिस ना हो तो अभी बुकऑक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। इस चैप्टर को उस दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए जिसे साइकोलॉजी, माइंड रीडिंग और टेलीपैथी जैसे मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगला चैप्टर शायद आपको माइंड रीडिंग का एक ऐसा राज बताएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सुनते रहिए बुकऑक्स। जब कभी भी बात माइंड रीडिंग की आती है तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या सचमुच माइंड रीडिंग पॉसिबल है? ज्यादातर लोगों को ये बातें सिर्फ एक कहानी और किताबों तक अच्छी लगती है, जबकि हकीकत में आज बहुत सारे माइंड रीडर हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर मौजूद हैं, जो न सिर्फ लोगों के मन को पढ़ते हैं बल्कि लाइव टीवी शो में परफॉर्म भी करते हैं। आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है और क्या है इसके पीछे का साइंस? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं, क्या सच में माइंड रीडिंग पॉसिबल है? अगर हां तो फिर कैसे? रवि अपने कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट था। उसे 12वीं के बाद ही न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था।
इसलिए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रवि माइंड रीडिंग सीखने के लिए इंडिया के बेस्ट माइंड स्कोप इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला कराता है। आज उसकी कॉलेज का पहला दिन था। सारे बच्चे ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। यहां स्टेज पर डॉक्टर पंकज मेहता आज उन्हें माइंड रीडिंग के बेसिक के बारे में बताने वाले थे। वहां मौजूद सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उन सभी को माइंड रीडिंग बहुत पसंद था। स्टेज पर आते ही डॉक्टर मेहता ने माइक लेते हुए कहा, डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी एक ऐसी चीज सीखने के लिए आए हुए हैं जिसे हमारा साइंस पूरी तरीके से नहीं मानता है। तमाम वैज्ञानिकों को लगता है कि बिना किसी मीडिएटर के एक दूसरे के मन में मैसेज भेजना या रिसीव करना नामुमकिन है। लेकिन हम सभी के बीच में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद है जो आप सभी ने कभी ना कभी ये जरूर अनुभव किया होगा। जैसे कभी किसी व्यक्ति से बात करते वक्त सामने वाला व्यक्ति क्या बोलने वाला है आप ये पहले ही जान जाते हैं, या फिर आप कुछ कहते हैं तो सामने वाला भी चौंक कर आपसे कहता है, मैं भी अभी यही बात बोलने वाला था। और ये केवल आपके साथ नहीं बल्कि हम सभी के साथ होता है। सारे बच्चे बड़ी खामोशी से डॉक्टर मेहता की बातें सुन रहे थे। रवि के लिए क्लास किसी ड्रीम क्लास से कम नहीं थी। डॉक्टर मेहता स्टूडेंट को अलग अलग माइंड रीडिंग के एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे आप सभी ने वो एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी, नाम लेते शैतान हाजिर। दरअसल ये कहावत कुछ और नहीं बल्कि माइंड रीडिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें हम जिस किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो हमारे दिमाग से निकलने वाले सिग्नल उस व्यक्ति तक पहुंच रहे होते हैं, जिसके बाद या तो वह व्यक्ति हमारे सामने हाजिर हो जाता है या फिर अचानक से उसका फोन आ जाता है। यानी कि आपके बिना बताए भी वो व्यक्ति ये बात जान जाता है कि आप क्या बोलने वाले थे। तो मुझे लगता है कि माइंड रीडिंग पॉसिबल है। इस बात पर तो आप सभी को यकीन हो गया होगा। डॉक्टर मेहता के सवाल पर ऑडिटोरियम में बैठे सारे स्टूडेंट्स एक साथ कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर मेहता स्टूडेंट से कहते हैं, अब अगर आप सब में किसी को कोई सवाल पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें अगर पूरा ध्यान ना दिया जाए या दिमाग में किसी तरह का कोई भी डाउट रह जाए तो आप माइंड रीडिंग नहीं सीख पाएंगे। डॉक्टर मेहता के सवाल पर स्टूडेंट के बीच में से एक लड़का खड़ा होकर सवाल पूछता है। हेलो सर, नमस्ते, मेरा नाम अभी है। आपने अभी जो भी बातें हम सभी को बताई, इसमें मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि माइंड रीडिंग होती है। लेकिन क्या आप मुझे कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता सकते हैं जिससे मुझे ये पता चल सके कि वाकई में किसी ने माइंड रीडिंग को परफॉर्म किया है? अभी का पूरा नाम अभिषेक था। अभिषेक के सवाल पर डॉक्टर मेहता मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी नाम बताया ना तुमने? जी सर। ठीक है, बैठ जाओ। तो देखिए, बात अगर साइंटिफिकली प्रूफ की जाए या किसी एक्सपेरिमेंट की, तो वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग के द्वारा इस बात को प्रूफ भी किया है। जैसे एक मशहूर वैज्ञानिक मार्क ट्वेन ने एक बार एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने अपने एक दोस्त को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ सवाल लिखे और उस लेटर को लिफाफे में डालकर भेजने की बजाय फाड़ कर फेंक दिया। कुछ दिन बाद उनके फ्रेंड की तरफ से एक लेटर आया जिसमें उनके फ्रेंड ने उन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखे थे जो मार्क ट्वेन ने लिखकर फाड़ दिया था। हालांकि कुछ लोग इसे महज एक संजोग मानते हैं, लेकिन वो लोग जो बरसों से इन चीजों पर प्रयोग करते आ रहे हैं, उनके लिए ये कोई संजोग नहीं बल्कि एक तरह की सिद्धि है जो कठिन तपस्या और निरंतर प्रयास से हासिल की जा सकती है। आप लोगों ने मशहूर माइंड रीडर सुहानी के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि इंडिया की फेमस माइंड रीडर सेलिब्रिटी है। अगर आपने देखा हो तो आज वो बड़े बड़े शोज और इवेंट्स में भी माइंड रीडिंग परफॉर्म करती है, जहां वो रैंडम ऑडियंस में से किसी व्यक्ति को बुलाती है और उसके मन में चल रहे थॉट्स को आसानी से पढ़कर बता देती है। इतना ही नहीं, वो लोगों को उनके बचपन के बारे में, यहाँ तक उनके बचपन में हुई किसी इंसिडेंट के बारे में भी बताती है। वैसे तो माइंड रीडिंग का कोई भी वैज्ञानिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है जो ये साबित कर दे कि माइंड रीडिंग पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परफॉर्मेंस के जरिए ये प्रूफ होता है कि माइंड रीडिंग पॉसिबल है। डॉक्टर मेहता का ये लेक्चर करीब 3 घंटे तक चलता रहा, जिसमें उन्होंने माइंड रीडिंग के अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा स्टूडेंट को यह प्रूफ किया कि माइंड रीडिंग होता है। कॉलेज का पहला दिन और माइंड रीडिंग के सही साबित होने की खुशी में रवि आज बहुत खुश था, क्योंकि अब वो एक ऐसी चीज सीखने वाला था जिसके लिए वो बरसों से तैयारी कर रहा था। कॉलेज कैंपस में घूमते हुए रवि को डॉक्टर मेहता दिखाई देते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट और माइंड रीडर भी हैं। डॉक्टर मेहता को देखकर रवि के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना डॉक्टर मेहता से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की बात भी कर ली जाए, ताकि जहां सारे बच्चे
6 महीने में या साल भर में माइंड रीडिंग सीखते हैं, वही मैं कम समय में सीख लूं। अपनी इसी उम्मीद के साथ रवि डॉक्टर मेहता के पास जाता है और उनसे कहता है, एक्सक्यूज मी सर, क्या मुझे आपका केवल 5 मिनट मिल सकता है? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ जरूर, बताओ ना क्या हो गया। सर मैंने अभी एडमिशन लिया है और मैं आपसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहता हूँ। रवि की एक्स्ट्रा क्लास की बात सुन के डॉक्टर मेहता हंसते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? एक्स्ट्रा क्लास? बेटा ये कोई 10वीं या 12वीं का कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए तुम एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हो। ये माइंड रीडिंग है जिससे तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। डॉक्टर मेहता की बात सुनकर रवि उन्हें धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। दोस्तों, रवि की तरह अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि इस एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर एक ही बार में सीख लिया जाए, तो आप गलत हैं। माइंड रीडिंग सीखने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। वो पुरानी कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो बस अपने मन से इन ख्यालों को निकाल दीजिए कि आप केवल इस एक शो के जरिए पूरी प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग को सीख जाएंगे, क्योंकि इस शो में हम आपको केवल माइंड रीडिंग कैसे करते हैं ये बताएंगे। लेकिन ये केवल सुनकर सिखाने वाली चीज नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस करने वाली चीज है। इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही परफेक्ट आप बनते जाएंगे। तो ये तो बात होगी कि आखिर माइंड रीडिंग क्या है, क्या ये सच में पॉसिबल है? और मेरे ख्याल से आपको भी इस बात पर यकीन हो गया होगा। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए माइंड रीडिंग कैसे करते हैं ये सीखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने जाना कि टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा हुआ है और कैसे रवि अपने इस जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी और इसकी मिस्टीरियस जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि रवि की माइंड रीडिंग जर्नी का अगला रहस्य आपसे मिस ना हो तो अभी बुक ऑक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। इस चैप्टर को उस दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए जिसे साइकोलॉजी, माइंड रीडिंग और टेलीपैथी जैसे मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगला चैप्टर शायद आपको माइंड रीडिंग का एक ऐसा राज बताएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑक्स। कॉलेज का दूसरा दिन। रवि सुबह जल्दी तैयार होकर अपना टिफिन लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। आज वो काफी एक्साइटेड था क्योंकि आज उसे माइंड रीडिंग का असली लेक्चर मिलने वाला था। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक्साइटेड आप भी हैं, है ना? खैर होना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी चीज को सीखने के लिए जितना ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, आप उस चीज को उतनी परफेक्ट तरीके से सीख पाते हैं। और ये बात मैं नहीं, माइंड रीडिंग लेक्चर में बताई जाएगी। इसलिए आगे के लेक्चर को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सारे बच्चे ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो चुके थे और सबको इंतजार था तो डॉक्टर मेहता का। काफी देर इंतजार करने के बाद ऑडिटोरियम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर मेहता एक नई एनर्जी के साथ स्टेज पर आते हैं। स्टेज पर आते ही डॉक्टर मेहता माइक लेकर स्टूडेंट से कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, कल हमने माइंड रीडिंग के बारे में अच्छी तरीके से जाना। इसके साथ हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स की भी बात की। आज हम जानेंगे कि माइंड रीडिंग आखिर कैसे करते हैं और इसे परफॉर्म करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो क्या आप सभी तैयार हैं? डॉक्टर मेहता के सवाल पर सारे स्टूडेंट एक साथ जोर से हामी ही भरते हुए बोले, हाँ हम तैयार हैं। बहुत बढ़िया, मुझे पूरी क्लास में इसी तरह की एनर्जी चाहिए। अगर आप सभी इसी उत्साह और एनर्जी के साथ माइंड रीडिंग को सीखेंगे तो मेरा दावा है कि आप इंडिया के टॉप के माइंड रीडर बन पाएंगे। अब अगली पड़ाव पर हम बात करेंगे माइंड रीडिंग होता कैसे है। तो देखो, जिस तरह एक फोन से हम दूसरे फोन पर कॉल या मैसेज करते हैं, ठीक इसी तरह हम एक दिमाग में चल रही चीजों को दूसरे दिमाग के अंदर भेजते या रिसीव करते हैं। डॉक्टर मेहता की इस बात को सुनकर
ऑडिटोरियम में बैठे स्टूडेंट के बीच में एक लड़की खड़ी होकर सवाल पूछती है। सर, मैं रिया। जैसा कि अभी अभी आपने मोबाइल फोन के एग्जाम्पल से बताया कि हम एक दूसरे के मन में बातें भेज या रिसीव कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मोबाइल फोन तो एक दूसरे के साथ इंटरनेट के द्वारा जुड़े हैं, तो क्या हमारा दिमाग भी एक दूसरे के साथ किसी नेटवर्क से जुड़ा है? बिल्कुल रिया, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। जिस तरह दो मोबाइल को जोड़ने के लिए नेटवर्क की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही दो दिमाग को जोड़ने के लिए एक वर्चुअल एनर्जी की आवश्यकता होती है। वैसे तो इसके बारे में साइंटिस्ट यकीन नहीं करते, लेकिन अगर आप पुराने युग के ऋषियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास ऐसी शक्तियां थी। सच कहूं तो माइंड रीडिंग जितना विज्ञान से जुड़ा है, उतना ही अध्यात्म से भी जुड़ा है। और अध्यात्म के बारे में कहा जाता है कि जहां पर विज्ञान समाप्त होता है, वहीं से अध्यात्म का जन्म होता है, यानी जो विज्ञान से भी परे है। और हम सभी आज विज्ञान से परे की इस चीज को सीखने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, आध्यात्मिक चीजें केवल बिलीफ सिस्टम पर ही काम करती है। इसलिए माइंड रीडिंग सीखने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम डेवलप करना होगा। डॉक्टर मेहता की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि स्टूडेंट के बीच में से एक लड़का उठकर सवाल पूछता है। सर, यहाँ पर बिलीव से आपका क्या मतलब है? केवल विश्वास या फिर अंधविश्वास? क्योंकि अध्यात्म के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये एक अंधविश्वास है, तो क्या माइंड रीडिंग भी अंधविश्वास है? बिल्कुल नहीं, माइंड रीडिंग कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ये विश्वास की चीजें हैं। जिस तरह केवल हमारे बिलीव कर लेने से चीजें वास्तविक दुनिया में हमें दिखाई देने लगती है, ठीक उसी तरीके से इस बात पर पूरी तरीके से बिलीव करना कि प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग पॉसिबल है, आपको एक माइंड रीडर बनाने में मददगार साबित होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप सभी भूत प्रेत का एग्जाम्पल ले सकते हो। कहा जाता है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं। ये उनके मन का वहम, यानी उनका अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, जो उन्हें ऐसा यकीन करने पर फोर्स करता है। डॉक्टर मेहता का जवाब सुनने के बाद अनुज दोबारा से अपना सवाल पूछता है। थैंक यू सर, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर एक मन से दूसरे मन में थॉट्स किस तरह ट्रांसफर होते हैं? बिल्कुल, मैं भी इसी पॉइंट पर आ रहा था। जब आप ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि आखिर ब्रेन वर्किंग कैपेसिटी कितनी स्ट्रांग है। हमारा ब्रेन एक वक्त पर 1000 काम करने में माहिर है। दरअसल हमारे शरीर में दो तरह का दिमाग काम करता है, एक कॉन्शियस ब्रेन और दूसरा सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन वो होता है जिसे हम रेगुलेट करते हैं, जबकि सबकॉन्शियस ब्रेन वो है जो हमारे बॉडी के एक एक पार्ट के साथ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और उनमें होने वाले हर एक हलचल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स में जानने के लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नाम के शो को सुन सकते हैं। डॉक्टर मेहता ने स्टूडेंट को माइंड रीडिंग के बारे में बताते हुए कहा। दरअसल हम जब भी कोई बात सोचते, देखते या करते हैं, तब हमारे सेल्स के अंदर एक एनर्जी पैदा होती है और ये एनर्जी एक तरह की सिग्नल को जनरेट करती है। बस उसी सिग्नल के आधार पर एक माइंड रीडर माइंड को रीड करता है। हमारे मन के फाइनल ग्रंथि में एक रिसेप्टर लगा होता है, जो दूसरों के मन में निकलने वाले इन सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए आप कानों में आने वाली आवाजों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस तरह आवाज हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हमें उसे सुन और महसूस कर सकते हैं, ठीक उसी तरह दूसरों के मन से निकलने वाले सिग्नल्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस के आधार पर हम उन सिग्नल्स को रीड कर सकते हैं। अपनी इतनी बात समझाने के बाद डॉक्टर मेहता ने बच्चों से पूछा, क्या आप सभी को यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट के बीच में कई हाथ खड़े थे, जिनमें एक हाथ रवि का भी था। रवि को देखते ही डॉक्टर मेहता उसे पहचान गए और उसे खड़ा होकर सवाल पूछने के लिए कहते हैं। सर, जैसा आपने बताया था कि इन सिग्नल को हम नहीं देख सकते, बस केवल महसूस कर सकते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन सिग्नल को आखिर कैसे महसूस किया जा सकता है? यानी हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिग्नल किसी के दिमाग से निकला हुआ है, और तो और उसे रीड कैसे करेंगे? रवि का ये सवाल डॉक्टर मेहता को बहुत पसंद आता है। वो रवि को शाबाशी देते हुए बैठने के लिए कहते हैं और उसके सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं, देखो,
दिमाग से निकलने वाले ये सिग्नल्स को भी ठीक उसी तरह से रीड किया जाता है जैसे हम इंसान के चेहरे को देखकर उसके हाव भाव का पता लगाते हैं। उस वक्त उसके चेहरे के हाव भाव हमें एक तरह का सिग्नल देते हैं जिसके आधार पर हम उनके मानसिक स्थिति को आसानी से जान पाते हैं। लेकिन ये प्रोसेस माइंड रीडिंग का एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है, जबकि माइंड रीडिंग इससे कहीं अलग और बहुत बड़ा है। जैसे जैसे आप माइंड रीडिंग को प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आप मन से निकलने वाले सिग्नल को पहचानने और रीड करना सीख जाते हैं। अगर आप कभी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास गए होंगे तो आपको पता होगा कि वह लोग इंसान की बॉडी लैंग्वेज और बात करने के तौर तरीकों के आधार पर उनके मन में चल रही बातों को, तकलीफों का पता कर लेते हैं। ठीक उसी तरह जब एक प्रोफेशनल माइंड रीडर एक लंबी प्रैक्टिस के बाद मन रीड करता है तो वो भी मन से निकलने वाले सिग्नल्स को आसानी से रिसीव करके रीड कर लेता है। दोस्तों, डॉक्टर मेहता के इस लेक्चर से इतना तो क्लियर था कि हमारे मन में एक रिसेप्टर होता है जो सामने वाले की मन से निकलने वाले मैसेज को रिसीव करके हमें उनके मन में चल रहे थॉट को रीड करने में मदद करता है। लेकिन अभी भी हमने मन को रीड कैसे करे इसके बारे में नहीं सीखा है। जितनी बेचैनी आपके मन में इस सवाल को लेकर है इतनी ही रवि के मन में भी था, क्योंकि रवि का बचपन से सपना था कि वो एक बड़ा माइंड रीडर बने। तो चलिए अपने अगले एपिसोड में चलते हैं जहां आप सीखेंगे माइंड रीडिंग का पहला स्टेप। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने जाना कि टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा हुआ है और कैसे रवि अपनी इस जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी और इसकी मिस्टीरियस जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि रवि की माइंड रीडिंग जर्नी का अगला रहस्य आपसे मिस ना हो तो अभी बुक ऑक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। इस चैप्टर को उस दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए जिसे साइकोलॉजी, माइंड रीडिंग और टेलीपैथी जैसे मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगला चैप्टर शायद आपको माइंड रीडिंग का एक ऐसा राज बताएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑक्स। रवि की माइंड रीडिंग क्लास रोजाना चल रही थी और रवि को इस क्लास में बहुत मजा भी आ रहा था। माइंड रीडिंग के डिफरेंट लॉज एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ने के बाद फाइनली वो दिन आ गया था जिसका रवि के साथ इंस्टीट्यूट के सारे स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार था। आज सभी स्टूडेंट पूरी तैयारी के साथ इंस्टीट्यूट आए हुए थे क्योंकि आज उन्हें माइंड रीडिंग का पहला स्टेप सीखने को मिलने वाला था। कहते हैं ना, जब हम कुछ नया सीखने वाले होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है, यानी हम उन चीजों को सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। यही हाल उन सभी स्टूडेंट्स का था। ऑडिटोरियम में सारे स्टूडेंट आपस में ढेर सारी बातें कर रहे थे। लोग एक दूसरे से माइंड रीडिंग का कैसे उपयोग करने वाले हैं और किस तरह अपनी लाइफ को बदलने वाले हैं, इन सभी विषय पर बात कर रहे हैं। स्टूडेंट के शोर गुल के बीच में दरवाजा खुलने की आवाज आती है और सारे स्टूडेंट एकदम से शांत हो जाते हैं। आज डॉक्टर मेहता के साथ एक लेडी भी आई थी। स्टेज पर पहुंचकर डॉक्टर मेहता माइक को हाथ में लेते हुए कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, मीट मिस सुनीता भट्टाचार्य, अ ग्रेट मेंटलिस्ट एंड अ साइकोथेरेपिस्ट। आप लोगों की माइंड रीडिंग के आगे की क्लास मिस भट्टाचार्य लेंगे, तो स्टूडेंट्स प्लीज कोऑपरेट। डॉक्टर मेहता का इंट्रोडक्शन करके ऑडिटोरियम के बाहर चले जाते हैं और इधर सारे बच्चे के साथ बातचीत करने में लग जाते हैं। 35 साल की मिस भट्टाचार्य कई जगह पर माइंड रीडिंग एक्ट को परफॉर्म किया करती है और बच्चों को माइंड रीडिंग सिखाया भी करती है। मिस भट्टाचार्य जी की नॉलेज और माइंड रीडिंग जितनी कमाल की थी उतनी ही कमाल उनकी बातें थी। यानी अगर एक बार कोई उनसे बात कर ले तो वह आसानी से उनकी बातों में आ सकता है। मिस भट्टाचार्य अपने इंट्रोडक्शन के बाद बच्चों को माइंड रीडिंग के बारे में सिखाना स्टार्ट करती है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे मालूम है कि आप सभी माइंड रीडिंग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे,
इसलिए प्रैक्टिकल माइंड रीडिंग सीखने से पहले आपको ये जानना होगा कि माइंड रीडिंग करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा और आखिर माइंड रीडिंग को कहां पर परफॉर्म किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप आज जो सीखने जा रहे हैं उसके लिए सबसे जरूरी है कंसंट्रेशन एंड पेशेंस। जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये दो चीजें नहीं है वो माइंड रीडिंग नहीं सीख सकते। इसलिए आप सभी के पास एक स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन और पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि माइंड रीडिंग कोई थियोरेटिकल चीज नहीं है जिन्हें आप याद करके सीख जाएंगे, बल्कि ये प्रैक्टिस करने वाली चीज है। अब कुछ लोग माइंड रीडिंग कुछ ही महीनों में सीख लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग सालों साल तक माइंड रीडिंग नहीं सीख पाते हैं। ऐसे में आपके सीखने की क्षमता केवल और केवल आपकी कंसंट्रेशन और पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितने बारीकी से सीखते और समझते हैं। तो क्या आप सभी पूरी तरीके से तैयार हैं माइंड रीडिंग सीखने के लिए? श्रीमती भट्टाचार्य के इस सवाल पर सारे बच्चों ने एक साथ जवाब दिया। यस मैम, हम तैयार हैं। ओके, तो माइंड रीडिंग के सबसे पहले स्टेप में हम मन को कंट्रोल करना सीखेंगे, क्योंकि बिना कंट्रोल किए हम किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको अपने मन में आने वाले सभी थॉट्स को रोकना होगा ताकि आप केवल एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस कर पाएं। ऐसा करने के लिए आप सभी बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाइए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लगाइए। शुरुआत में ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी सांसों की गति और उससे आने वाली आवाज को महसूस कर पाएंगे। जैसे जैसे मिस भट्टाचार्य बच्चों को कंसंट्रेशन के बारे में सिखा रही थी, वैसे वैसे बच्चे उसे प्रैक्टिस भी कर रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं और अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप हमारी कंसंट्रेशन और इमोशन कंट्रोल के ऊपर बने शो सुन सकते हैं, जिनकी मदद से न सिर्फ आप अपने कंसंट्रेशन पावर को डेवलप कर पाएंगे, बल्कि आप अपने मन में आने वाले तमाम ख्यालों को भी आसानी से रोक पाएंगे, जो माइंड रीडिंग के लिए बहुत जरूरी है। सभी बच्चों को अगले एक हफ्ते तक माइंड कंसंट्रेशन एंड इमोशन कंट्रोल के ऊपर लेक्चर देती है और उन्हें सही तरीके से फोकस करना सिखाती है। करीब एक हफ्ते की लगातार कड़ी मेहनत के बाद लगभग सभी बच्चे मन को कंट्रोल करना और कंसंट्रेशन के साथ किसी एक चीज पर फोकस करना सीख चुके थे। अब बारी थी माइंड रीडिंग की अगले स्टेप की। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे थे जिन्हें कंसंट्रेट करने में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने जब मिस भट्टाचार्य से इस बारे में बात की तो मिस भट्टाचार्य ने उन्हें लगातार मेडिटेशन एंड इमोशन कंट्रोल की प्रैक्टिस करने के लिए कहा। क्योंकि रवि माइंड रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए उसने आसानी से अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया था और उसका अपने इमोशंस के ऊपर भी अच्छा कंट्रोल भी था। ऐसे में उसे इंतजार था अगले लेक्चर का, जहां उन्हें स्टेप नंबर 2 सिखाया जाने वाला था। 15 दिन के इंतजार के बाद आखिरकार स्टेप नंबर 2 का दिन आ ही जाता है। मिस भट्टाचार्य स्टेज पर आकर बच्चों से कहती है, डियर स्टूडेंट्स, कंग्रेचुलेशंस, आप सभी ने माइंड रीडिंग के पहले स्टेप को सक्सेसफुली पार कर लिया है। मुझे खुशी है कि आप लोग अपने मन, अपने इमोशंस के ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको माइंड रीडिंग के स्टेप नंबर 2 के बारे में सिखाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि माइंड रीडिंग कितनी तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स, माइंड रीडिंग 2 तरह से परफॉर्म की जाती है, जिसमें पहला आता है कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग और दूसरा टेलीपैथी और डिस्टेंस माइंड रीडिंग। अगर बात करें कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग की, तो इसमें दिमाग से निकलने वाली सिग्नल्स को दूसरे दिमाग में रिसीव करने के लिए दोनों के बीच एक फिजिकल कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब तक दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हों, तब तक कांटेक्ट माइंड रीडिंग परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे माइंड रीडिंग की, जो है टेलीपैथी। तो टेलीपैथी एक वो तकनीक है जिसके द्वारा हम वर्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और एक दूसरे के मन से निकलने वाले सिग्नल्स को रिसीव या भेज सकते हैं। टेलीपैथी में भी 2 तरह की माइंड रीडिंग होती हैं, जिसमें पहला है वायर टेलीपैथी और दूसरा वायरलेस टेलीपैथी।
जहां एक तरफ कॉन्टेक्ट माइंड रीडिंग एक कमरे के अंदर परफॉर्म किया जाता है, वहीं डिस्टेंस माइंड रीडिंग या टेलीपैथी मीलों दूर बैठे व्यक्ति के साथ भी परफॉर्म किया जा सकता है। क्या आप सभी को यहां तक समझ में आया? अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। मिस भट्टाचार्य की इतना कहने पर स्टूडेंट के बीच से एक लड़की खड़ी होकर सवाल पूछती है। मेरा नाम दिव्या है और मुझे जानना है कि इन दोनों तरह के माइंड रीडिंग में कौन सा ज्यादा आसान है। लाइक कॉन्टेक्ट रीडिंग करना आसान है या टेलीपैथी ज्यादा आसान है? देखो, आसान तो कोई भी माइंड रीडिंग नहीं है। दोनों में हमें हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ, लेकिन बात एनर्जी की जाए तो टेलीपैथी को परफॉर्म करने के लिए रीडर को काफी एनर्जी लगानी होती है, जिसमें वो पहले अपने थॉट्स को सामने वाले के मन में भेजता और फिर उसके थॉट्स को रिसीव करता है। ये पूरा प्रोसेस गिव एंड टेक मैकेनिज्म पर काम करता है और ये प्रोसेस काफी थका देने वाला भी होता है, जबकि कॉन्टेक्ट माइंड रीडिंग में बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम अरुण है। मुझे बस इतना जानना है कि जैसे किसी भी काम को करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप हमें उस काम को करना पड़ता है, ठीक उसी तरह माइंड रीडिंग को कितने स्टेप में कंप्लीट किया जाता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन अरुण। देखो, माइंड रीडिंग भी स्टेप में कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहले स्टेप में रीडर अपने थॉट्स को सामने वाले ट्रांसमीटर के मन में भेजता है, यानी कि एक मैसेज सिस्टम वर्क करता है जिसमें ट्रांसमीटर थॉट को रिसीव करता है। दूसरे स्टेप में प्रोसेसिंग होती है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति रिसीव किए गए थॉट्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना शुरू करता है और उसके बाद सबसे आखिरी में आउटपुट होता है, जिसमें रिसीवर रिसीव किए गए मैसेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ये सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम की तरह ही काम करती है। जैसे जब आप अपने हाथ को मोड़ना चाहते हैं, तब आपका दिमाग आपके हाथों की नसों में एक मैसेज भेजता है। हमारी पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पर टेलीपैथिक मसल्स भी मौजूद होती हैं, जो ब्रेन से निकलने वाले मैसेज को रिसीव करके एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। जब ब्रेन का मैसेज हाथ की टेलीपैथिक नर्व्स तक जाती है और फिर वो हाथों की मसल्स को मुड़ने का ऑर्डर देती हैं, जिसके हिसाब से हाथ बीच से मुड़ जाता है। अरुण को अपने सवाल का जवाब मिलते ही वो थैंक यू कह के बैठ जाता है और अब बारी थी रवि की। रवि खड़ा होकर मिस भट्टाचार्य से सवाल पूछता है। मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारी पूरी बॉडी में टेलीपैथिक नर्व्स पाई जाती हैं, जिनके द्वारा वो ब्रेन से निकलने वाले मैसेज को रिसीव करके बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या आप बता सकती हैं कि माइंड रीडिंग के लिए हमारी बॉडी का कौन सा पर्टिकुलर अंग रिस्पॉन्सिबल होता है, जहां हम ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल को महसूस कर सकते हैं? देखो रवि, एज सच तो कोई खास बॉडी ऑर्गन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन जब हम कॉन्टेक्ट माइंड रीडिंग करते हैं तो हमारे हाथ की उंगलियां ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल्स को रीड करने में हमारी बहुत मदद करती हैं। माइंड रीडर का मानना है कि हमारी उंगलियों के अंतिम छोर पर दिमाग की जैसी संरचना बनी होती है, जिसे हमारी बॉडी का सबसे आखिरी छोर भी कहते हैं, और हमारे दिमाग से निकलने वाली सिग्नल हमारी उंगलियों के आखिरी छोर से होते हुए बाहर की ओर जाती हैं। ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल तब तक एक नर्व से दूसरे नर्व्स की ओर मूव करते रहते हैं जब तक उन्हें सही रिस्पॉन्स न मिल जाए। ब्रेन से निकलने वाली सिग्नल एक एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होकर पूरी बॉडी के थ्रू मूव करते हैं, जिनकी वजह से हमारे पल्स में फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलता है। यही वजह है कि जब हम झूठ बोलने वाली मशीन का उपयोग किसी इंसान के ऊपर करते हैं तो वो हमारी नर्व्स में होने वाले फ्लक्चुएशन को नोट करके सच या झूठ का पता कर पाती है। ये सब कुछ इसी सिस्टम पर बेस्ड है। जहां हम अपने मन में अगर झूठ सोच भी रहे हों तो उसका असर हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन पर दिखने लगता है। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, देखा किस तरह से हमारी ब्रेन से निकलने वाली सिग्नल हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं और वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भी मूव करते हैं। यानी कि ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल और उनके वर्किंग प्रोसेस को आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। और इतना ही नहीं, आप ये भी जान चुके हैं कि माइंड रीडिंग परफॉर्म करने के लिए आपको किन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो बस
बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड में, जहां हम सीखेंगे माइंड रीडिंग की बेसिक एक्सरसाइज, जहां से माइंड रीडिंग स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने जाना कि टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा हुआ है और कैसे रवि अपने इस जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी और इसकी मिस्टीरियस जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि रवि की माइंड रीडिंग जर्नी का अगला रहस्य आपसे मिस ना हो तो अभी बुकऑक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। इस चैप्टर को उस दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए जिसे साइकोलॉजी, माइंड रीडिंग और टेलीपैथी जैसे मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगला चैप्टर शायद आपको माइंड रीडिंग का एक ऐसा राज बताएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सुनते रहिए बुकऑक्स। माइंड रीडिंग का आज मेन क्लास था, यानी आज से सभी स्टूडेंट्स को माइंड रीडिंग करना सिखाया जाने वाला था। सारे स्टूडेंट बिल्कुल आप ही की तरह एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलने वाला था। वैसे माइंड रीडिंग सीखने से पहले ये बताइए कि आप माइंड रीडिंग का प्रयोग कहां करने वाले हैं। मिस भट्टाचार्य ऑडिटोरियम स्टेज पर आकर स्टूडेंट से कहती है, स्टूडेंट्स, माइंड रीडिंग को कभी भी अकेले में परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक मित्र या साथी की जरूरत होगी। इसलिए आप सभी अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ग्रुप बना लीजिए और पूरे ऑडिटोरियम में पिन ड्रॉप साइलेंस बना लीजिए, क्योंकि माइंड रीडिंग को केवल शांत जगह पर ही परफॉर्म किया जा सकता है। जरा सी भी डिस्टरबेंस आपके मन को डाइवर्ट कर सकती है, और अगर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं तो आप करेक्ट माइंड रीडिंग नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मिस भट्टाचार्य ने बताया, सारे स्टूडेंट अपने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं। अब मिस भट्टाचार्य उन्हें माइंड रीडिंग की तकनीक सिखाते हुए कहती है, माइंड ट्रेनिंग की एक्सरसाइज में सबसे पहले एक्सरसाइज आता है अपने मन को स्टेबल एंड कंट्रोल करना। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर मेहता ने आप सभी को मन कंसंट्रेट करना सिखा दिया होगा। इसलिए आप सभी इस वक्त अपने दिमाग में चल रहे बाकी थॉट्स को रोक के केवल और केवल इस ऑडिटोरियम में कंसंट्रेट करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी माइंड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको भी अपनी माइंड को और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि आगे जो भी स्टेप आप सुनने वाले हैं वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। एक बात याद रखिएगा, माइंड रीडिंग के वक्त एक व्यक्ति ट्रांसमीटर बनता है जो अपने माइंड के थॉट्स दूसरे के पास भेजने का काम करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति रीडर बनता है जो उसके मन से निकलने वाले थॉट को पढ़ने का काम करता है। तो आप लोग अपने ग्रुप में डिसाइड कर लीजिए कि कौन ट्रांसमीटर बनेगा और कौन रीडर। जैसा कि मिस भट्टाचार्य ने कहा, सारे स्टूडेंट रीडर और ट्रांसमीटर डिसाइड कर लेते हैं। मुझे मालूम है अब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, क्योंकि अब आप एक ऐसी अद्भुत चीज सीखने जा रहे हैं जो शायद ही कहीं सीखने को मिलता है। माइंड रीडिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हुए मिस भट्टाचार्य स्टूडेंट से कहती है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस तरह हमारी आवाज में एक वाइब्रेशन होती है जिसे हम वॉइस वेव कहते हैं, जो हमारे कानों के ईयर ड्रम के द्वारा रिसीव की जाती है, और उन्हीं वाइब्रेशन को रीड करके हमारा मन उन साउंड और शब्दों को सुनता है। ठीक उसी तरह हमारे ब्रेन से भी वेव्स निकलते हैं, यानी एक तरह का वाइब्रेशन जिसे हमारा पूरा मन रीड करता है। तो अब आपके सामने वाले के मन से निकलने वाले वेब को रीड करना होगा, जिसके लिए आपके सामने वाले के साथ अपना सामंजस्य बैठाना होगा, यानी तालमेल बैठाना होगा, जिसके लिए आप दोनों को एक दूसरे के थोड़ा नजदीक आना होगा। मिस भट्टाचार्य जैसे जैसे स्टूडेंट को बता रही थी, स्टूडेंट भी ठीक वैसे वैसे करते जा रहे थे।
दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए आप दोनों सांसों की गति से शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप दोनों एक दूसरे की सांस लेने की गति को एक दूसरे से मिलाएं। उसके बाद अंदर ली गई सांस, फिर रोकी गई सांस और फिर बाहर छोड़ी गई सांस को किसी घड़ी के टिक टिक के आधार पर अकाउंट करना शुरू कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए आपके हार्ट बीट की पहली बीट के साथ आप अगले 4 बीट तक सांस को अंदर खींचिए। उसके बाद अगली 2 बीट तक सांस को अंदर ही रोक के रखिए और फिर अगले 4 बीट तक सांस को छोड़िए। शुरुआत के लिए आप हार्ट बीट की जगह किसी घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके टिक टिक की आवाज के अनुसार आप अपने सांसों को काउंट करते हुए अंदर और बाहर की ओर निकलने का प्रयास कीजिए। याद रखें, माइंड रीडिंग के लिए आपका सामने वाले की सांसों के साथ एक लय में चलना बहुत जरूरी है। यदि सामने वाला ऐसा करने में असमर्थ है तो आप खुद को रोककर दोबारा से उसके सांसों के साथ तालमेल मिलाकर एक लय में सांस लेना और छोड़ना होगा, या आप सामने वाले को आपकी सांसों के अनुसार सांस लेने और छोड़ने को कह सकते हैं। एक बार जब आप दोनों की सांसों की गति पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ मैच कर जाएगी तो आप दोनों को ही एक अलग खुशी महसूस होगी, जो एक अलग शांति का अनुभव भी कराएगी। इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों के मन में कंसंट्रेशन और एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और बस वहीं से शुरू होगा माइंड रीडिंग का पहला स्टेप। चलिए, आप लोग इतना करके दिखाइए, फिर मैं आपको आगे के स्टेप बताऊंगी। जैसा कि मिस भट्टाचार्य ने बताया, सारे स्टूडेंट एक दूसरे की सांस के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करने लग जाते हैं, जिसके लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और अगले 2 हफ्तों तक वो सभी लोग केवल इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। 2 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद अब वो सारे स्टूडेंट एक दूसरे के साथ सांसों के तालमेल बिठाकर माइंड को कंसंट्रेट करना सीख चुके थे। अब उन सभी को बेसब्री से इंतजार था तो माइंड रीडिंग के सेकंड स्टेप का। मिस भट्टाचार्य ने स्टूडेंट को सेकंड स्टेप सिखाते हुए कहा, एक बार आप ट्रांसमीटर के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो फिर आपको ट्रांसमीटर को यानी अपने फ्रेंड को किसी शांत कमरे के सेंटर में अपने बगल में खड़ा करना है और उसकी और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी है। याद रहे, पट्टी बांधने के बाद भी आपको अपनी आंखों को बंद रखना है ताकि कपड़े के छोटे छेद से दिखने वाले परछाई आपको डिस्टर्ब ना करें। अब अपने फ्रेंड को अपने दाहिने हाथ से आपके बाएं हाथ को पकड़ने के लिए कहना है और आप उनके हाथ को अपने सर की ऊंचाई तक ऊपर उठाएं और उनकी उंगली को अपने माथे पर लगाएं। लेकिन याद रखना, इन सब को करते वक्त आपका मन पूरे तरीके से आपके बस में होना चाहिए, यानी किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड रीडिंग को होने से रोक सकता है। इसलिए अपने मन को कंसंट्रेट रखें और अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हुए अपने पार्टनर यानी ट्रांसमीटर के साथ तालमेल बैठाए रखें। अब अपने पार्टनर को किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए कहें और आप उन्हें और उनके मन में चल रही बातों को महसूस करने की कोशिश करें। दोस्तों, मिस भट्टाचार्य ये सारी बातें स्टूडेंट को बता तो रही थी, लेकिन स्टूडेंट के लिए ऐसा करना बहुत डिफिकल्ट था। हालांकि सारे स्टूडेंट अपने मन को कंसंट्रेट करना और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना अच्छी तरीके से सीख चुके थे, इसलिए वो अपने पार्टनर के सांसों के साथ तालमेल बिठाकर एक दूसरे को महसूस भी कर सकते थे। लेकिन दिमाग से निकलने वाली तरंगों को पढ़ना अभी भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। लगातार घंटे तक कोशिश करने के बाद भी स्टूडेंट अपने पार्टनर के मन से निकलने वाली सिग्नल को रीड नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्हीं स्टूडेंट में से एक लड़के ने भट्टाचार्य मैम से सवाल पूछा, मैम, जैसा कि आपने कहा कि मैं अपने पूरे मन को कंट्रोल करके अपनी दोस्त दिव्या के मन को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कमरे में इस छाई शांति के अलावा बाकी कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर कैसे मैं दिव्या के मन से निकलने वाले सिग्नल को पढ़ सकता हूँ? अर्जुन के सवाल को सुनकर भट्टाचार्य मैम मुस्कुराते हुए उसे जवाब देती है, देखो अर्जुन, मुझे मालूम है कि ये काम थोड़ा सा मुश्किल है और वैसे भी आसान होता तो हर कोई दूसरों के मन को आसानी से पढ़ लेता। लेकिन तुम्हारा मन दिव्या के माइंड से निकलने वाले सिग्नल को रिसीव करने के साथ साथ आसपास के एनवायरनमेंट में भी भटक रहा है। यही वजह है कि तुम एनवायरनमेंट में छाई खामोशी को महसूस कर पा रहे हो।
और दिव्या के मन से निकलने वाले सिग्नल को नहीं। तुम्हें पूरी तरीके से एक अदृश्य शक्ति को महसूस करना है, जैसा कि कोई तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। इतना कहने के बाद भट्टाचार्य मैम दिव्या को समझाते हुए कहती है, दिव्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जो भी अपने मन में सोच रही हो, अगर वो तुम अपने तक ही रखोगी और उसे छुपाने की कोशिश करोगी कि कोई जान ना पाए, तो कभी भी अर्जुन तुम्हारे मन की बात को नहीं जान पाएगा। इसलिए तुम्हें अपने मन में उस बात को बार बार दोहराते हुए ये सोचना होगा कि तुम अर्जुन के मन में उस बात को भेज रही हो। तुम जितना स्ट्रांगली इस चीज में बिलीव करके अर्जुन के मन में उस बात को भेजने की कोशिश करोगी, और तुम अर्जुन जितनी स्ट्रांगली दिव्या के मन की बात को पढ़ने के लिए कोशिश करोगे, तुम दोनों एक दूसरे के मन को रीड कर पाओगे। तो चलो एक बार फिर से कोशिश करके देखो। जैसा कि मिस भट्टाचार्य मैम ने बताया, सारे स्टूडेंट्स जो दो लोगों की ग्रुप में बैठे हुए थे, जिसमें एक रिसीवर था और दूसरा ट्रांसमीटर, दोनों ही एक दूसरे के मन में बातें डालने और रिसीव करने की कोशिश करने लगे। 25-30 बार कोशिश करने के बाद भी वो एक दूसरे के मन को नहीं पढ़ पा रहे थे। ऐसे में सारे स्टूडेंट होपलेस होने स्टार्ट हो गए। जब ये बात मिस भट्टाचार्य को पता चली तो उन्होंने स्टूडेंट को समझाते हुए कहा, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी से पहले ही कहा था कि माइंड रीडिंग बहुत ही पेशेंस का काम है। इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में मैं तुम्हें कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी मदद से तुम आसानी से एक दूसरे के मन से निकलने वाले सिग्नल को पहचान पाओगे। तो दोस्तों, माइंड रीडिंग के पहले स्टेप को तो आप सीख चुके हैं और अब बारी है दूसरे के मन से निकलने वाले सिग्नल को पहचानने की। तो चलिए अगली क्लास में और जानते हैं कि मिस भट्टाचार्य ने कौन से ऐसे टिप्स बताएं जिनकी वजह से स्टूडेंट के लिए माइंड रीडिंग में सिग्नल को पहचानना आसान हो गया। जानेंगे इस बात को अपने अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने जाना कि टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा हुआ है और कैसे रवि अपनी इस जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी और इसकी मिस्टीरियस जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि रवि की माइंड रीडिंग जर्नी का अगला रहस्य आपसे मिस ना हो तो अभी बुक ऑक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। इस चैप्टर को उस दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए जिसे साइकोलॉजी, माइंड रीडिंग और टेलीपैथी जैसे मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगला चैप्टर शायद आपको माइंड रीडिंग का एक ऐसा राज बताएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑक्स। दोस्तों, वाकई किसी के मन को पढ़ना इतना आसान नहीं होता। इसमें हमें ढेर सारी मेहनत और अभ्यास की जरूरत होती है। यही मेहनत और अभ्यास रवि और उसके सारे दोस्त लगातार कर रहे थे। कई घंटों की प्रैक्टिस के बाद उन्हें सेकंड स्टेप सीखने का मौका मिला। आज भट्टाचार्य जी काफी खुश नजर आ रही थी। शायद उन्होंने अपने ही जैसे एक और बैच को तैयार करने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। भट्टाचार्य जी ने आज बच्चों से इंटरेक्शन करते वक्त कहा, डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आप सभी की लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि माइंड रीडिंग का दूसरा स्टेप आपको अपने सामने वाले पार्टनर को महसूस करने में मदद करने वाला है। इस बात का एक्साइटमेंट आप सभी के मन में हो रहा होगा, लेकिन याद रखिए कि एक्साइटमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए खुद को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। सारे बच्चे दोबारा से अपने ग्रुप के साथ खड़े हो जाते हैं और पिछले क्लास के अनुसार एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर उन्हें महसूस करने की कोशिश शुरू कर देते हैं। जब सारे बच्चे गहन सोच में डूबे हुए थे, तब मिस भट्टाचार्य उनसे कहती है, जैसा कि आप अपने पार्टनर की सांसों को, उनकी मौजूदगी को महसूस कर पा रहे हैं, आप अगर गौर से ध्यान दें तो एक आवाज आपके दिमाग के अंदर घूमती हुई नजर आएगी
और जब आप अपना पूरा ध्यान उस आवाज के ऊपर लगाएंगे तो धीरे धीरे वो आवाज और भी ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको 4-5 आवाज एक साथ सुनाई दे। इसके पीछे आपका ट्रांसमीटर यानी आपका दोस्त है, क्योंकि वो अपने दिमाग में एक नहीं बल्कि 4-5 मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसे में जब आप पूरा फोकस किसी एक शब्द के ऊपर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उनके दिमाग से निकलने वाले उन शब्दों को आसानी से पकड़ पा रहे हैं। तो चलिए आप लोग एक बार कोशिश करके देखिए। दोस्तों, ये नियम बिल्कुल मेडिटेशन की तरह ही काम करता है, जहां हम अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करते हैं और उसके बाद जैसे ही अध्यात्म में कहा जाता है कि एक बार अगर आप ईश्वर के ऊपर ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं। यही नियम यहां पर भी लागू था। सारे स्टूडेंट मिस भट्टाचार्य के बताए अनुसार अपने पार्टनर के मन से निकलने वाले सिग्नल के ऊपर फोकस करते हैं। कुछ प्रयासों के बाद 1-2 स्टूडेंट ने सही शब्द प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जिन भी स्टूडेंट ने 1-2 बार अपने दोस्तों के मन की बातें जानकर उन्हें बता दिया, उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी और एक अलग सा एक्साइटमेंट था। लेकिन अगले ही पल वो अपने पार्टनर के मन की बात को पढ़ने में असमर्थ होते हैं, जिन्हें देखते हुए मिस भट्टाचार्य ने उन्हें समझाते हुए कहा, एक बार पार्टनर की मन को पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में होने वाला एक्साइटमेंट दोबारा से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए तुम्हें अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना होगा। तुम्हें केवल उन सिग्नल्स को ही पढ़ना होगा लगातार, बार बार, जब तक कि तुम इस कार्य को करने में पूरे तरीके से माहिर ना बन जाओ। सारे दोस्त लगातार कोशिश करते रहते हैं और धीरे धीरे वो सभी एक दूसरे की मन की बात पढ़ना सीख जाते हैं। यानी कि अब वो सभी अपने पार्टनर, जिसे हम ट्रांसमीटर कहते हैं, उनके मन से निकलने वाले सिग्नल को लगभग 70% तक पढ़ पा रहे थे। इसके बाद जाहिर सी बात थी कि वो और भी ज्यादा एनर्जी के साथ इस चीज को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए थे। रवि, जैसे कि इन चीजों में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, उसने अपनी पार्टनर रिया से कहा, रिया, मैं चाहता हूं कि हम एक गेम ट्राई करें। मुझे नहीं पता कि हम इस गेम में सफल होंगे या फेल, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस गेम को तुम्हारे साथ परफॉर्म करूं। रवि के मुंह से गेम की बात सुनकर रिया उसे थोड़ी हैरानी से पूछती है, तुम किस गेम की बात कर रहे हो रवि? और अभी हम यहाँ माइंड रीडिंग करने आए हैं, कोई गेम खेलने नहीं। रवि रिया को समझाते हुए कहता है, अरे पगली, माइंड रीडिंग गेम की बात कर रहा हूं। देखो, तुम्हें इस कमरे के किसी एक कोने के बारे में सोचना है और उसे अपने माइंड के द्वारा मुझे बताना है, ठीक है? और मैं तुम्हें उस कोने के बारे में बताऊंगा। क्या कहती हो, करे कोशिश? रवि की बात रिया को भी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वो उसे मना नहीं कर पाती और दोनों इस गेम को ट्राई करते हैं। इस गेम में न जाने वो कौन सी गलती कर रहे थे कि वो एक दूसरे की मन की बात नहीं पढ़ पा रहे थे। जहां सारे बच्चे अभी भी एक दूसरे के मन में चल रहे शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां इन दोनों को इस तरह के माइंड गेम खेलते देख मिस भट्टाचार्य रवि से कहती है, अरे रवि, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा जल्दी में हो? नहीं मैम, मैं तो बस एक गेम ट्राई कर रहा था। वैसे एक सवाल पूछूं? हाँ, पूछो। मैम, जब मैं रिया के मन में चल रही किसी शब्द को जानने की कोशिश करता हूं तो मैं उसे आसानी से पढ़ पाता हूं, लेकिन वही जब मैं इस गेम को परफॉर्म करता हूं तो मैं उसके मन की बातें नहीं जान पाता हूं। क्या आप मुझे बता सकती हैं ऐसा क्यों हो रहा है? रवि का यह सवाल बड़ा जायज था, क्योंकि माइंड रीडिंग में केवल एक चीज तो होती नहीं जिसे हम सीख लिए तो हमें पूरी माइंड रीडिंग आ गई, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज इन्वॉल्व होती है। रवि ने सवाल पूछ ही लिया था तो जवाब तो देना बनता था, इसलिए मिस भट्टाचार्य सभी स्टूडेंट को समझाते हुए कहती है, देखिए, आप सभी ने अभी केवल सिंपल माइंड रीडिंग सीखा है, यानी सामने वाले के मन में आने वाले शब्द को ही पकड़ सकते हैं। उनके मन में चल रही लंबे सेंटेंस और लंबी बातों को पढ़ने के लिए आपको और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को माइंड रीडिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, माइंड रीडिंग एक नहीं बल्कि 2 तरह से होती है, जिसमें पहला है कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग, जिसमें हम अपने ट्रांसमीटर को टच करके उसके मन की बातें जानते हैं, और दूसरा है टेलीपैथी, जिसमें हम अपने पार्टनर को बिना टच किए उसके मन की सारी बातें जान पाते हैं। मिस भट्टाचार्य की बात सुनकर
सभी स्टूडेंट हैरान थे। तभी अभिषेक ने मिस भट्टाचार्य जी से कहा, मैम, टेलीपैथी सुनने में कितना फैसिनेटिंग लग रहा है। हम उसे कैसे सीख सकते हैं? सब्र और प्रैक्टिस से। जब तक तुम सभी कांटेक्ट माइंड रीडिंग में पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं बन जाते, तुम्हारे लिए टेलीपैथी करना बहुत मुश्किल होगा। और टेलीपैथी सीखने के लिए तुम्हारे अंदर सब्र का होना बहुत जरूरी है, जो अभी तुम सभी के अंदर ना के बराबर है। अब क्या तुम सभी को पता है कि टेलीपैथी की मदद से तुम लोग किसी भी इंसान से मीलों दूर बैठे भी उसके मन की बातें जान सकते हो? यानी बिना किसी फोन कॉल या फिजिकल कनेक्शन के भी तुम सभी अपने मन की बातें किसी और के मन में भेज सकते हो या उनके मन की बातें पढ़ सकते हो। हालांकि विज्ञान इन बातों पर यकीन नहीं करता है, लेकिन माइंड रीडिंग करने वाले लोग इस तरह के एक्ट पब्लिकली भी परफॉर्म करते हैं। मिस भट्टाचार्य की बात खत्म होने के बाद स्टूडेंट लगातार एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू करते थे, जिसमें सबसे पहला सवाल दिव्या का था। मैम, मुझे लगता है कि हम सभी कांटेक्ट माइंड रीडिंग का एक हिस्सा सीख चुके हैं और अब तो मैं आसानी से किसी के मन में चल रहे शब्दों को पढ़ भी पा रही हूँ। तो क्या आप हमें आगे के स्टेप आज अभी सिखा सकती हैं? नहीं, अगले 1 हफ्ते तक तुम्हें केवल इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहनी है। उसके बाद ही मैं तुम्हें अगली चीज सिखाऊंगी। तो जब अगले हफ्ते हम मिलेंगे तो हम माइंड रीडिंग के कुछ सिंपल एक्ट के बारे में सीखेंगे, जिन्हें आप लोग पब्लिकली परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, माइंड रीडिंग करना तो लगभग आप सीख चुके हैं, लेकिन जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप किसी के मन को रीड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अपने अगले एपिसोड में चलते हैं और सीखते हैं माइंड रीडिंग के कुछ सिंपल से एक्ट को, जिन्हें आप पब्लिकली परफॉर्म करके अपने दोस्तों, घर वालों को शॉक कर सकते हैं। दोस्तों, माइंड रीडिंग सीखने के बाद लोग अक्सर इसे पब्लिकली परफॉर्म करना चाहते हैं और मुझे मालूम है कि आप भी ऐसा करना चाहेंगे। लेकिन पब्लिक के सामने माइंड रीडिंग परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि आपको अब तक हमने जितनी भी पॉइंट्स बताई है, उनको डेली प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आप अपने मन को कंसंट्रेट करके इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए तैयार कर सकें। इसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर की जरूरत पड़ेगी, जो अपने स्ट्रॉन्ग इंपल्स आप तक पहुंचा सके। अब यहां समझने वाली बात यह है कि स्ट्रॉन्ग इंपल्स है क्या। एक्चुअली जब आप किसी के साथ में माइंड रीडिंग परफॉर्म करते हैं, तो इसमें सिर्फ आपकी नहीं बल्कि दोनों की सहमति जरूरी होती है। ऐसे में आप ट्रांसमीटर के दिमाग से निकलने वाले सिग्नल को रिसीव करने के लिए जितना एक्साइटेड और फोकस होते हैं, उतना ही एक्साइटेड और फोकस सामने वाले को भी होना पड़ता है, ताकि वो अपने मानसिक तरंगों को आप तक भेज सके। यदि आपने एक वीक ट्रांसमीटर का इस्तेमाल किया, तो आप कभी भी माइंड रीडिंग ट्रिक को परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अपना ट्रांसमीटर सेलेक्ट करना होता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप राह चलते किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। जब आप किसी काम में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल कर लेते हैं, तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको वर्षों की कठिन तपस्या और लगातार प्रयास करना होगा। खैर, अब बात कर रहे थे पब्लिक के बीच में परफॉर्म करने वाले कुछ माइंड रीडिंग एक्ट के बारे में। 1 हफ्ते की लगातार कठिन मेहनत के बाद सारे स्टूडेंट ऑडिटोरियम में माइंड रीडिंग एक्ट को सीखने के लिए तैयार थे। आज मिस भट्टाचार्य क्लास में बहुत देर से आई। उन्होंने देखा कि सारे बच्चे एक दूसरे के साथ छोटे छोटे माइंड रीडिंग टेस्ट कर रहे थे, जिन्हें देखकर मिस भट्टाचार्य बहुत खुश भी होती है और उन सभी बच्चों से कहती है, मेरी लाइफ में ये पहला ऐसा बैच है जो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड एंड ईगर है नई चीजें सीखने के लिए। आप सभी को इस तरह परफॉर्म करते देख मुझे बहुत खुशी हुई। तो चलो, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते वादा किया था कि आप सभी को माइंड रीडिंग एक्ट के बारे में बताऊंगी। क्या आप सभी तैयार हैं? मिस भट्टाचार्य के इस सवाल पर सभी बच्चे एक साथ उन्हें जवाब देते हैं, यस मैम। ठीक है, फिर आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक के मन एक्ट को सीखेंगे। लेकिन मन एक्ट को सीखने से पहले
मेरी बात को ध्यान रखना, कोई भी एक्ट 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए तुम सबसे पहले सिंपल माइंड रीडिंग स्टार्ट करोगे। और जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं, एक चीज में पूरे तरीके से एक्सपर्ट बनने के बाद ही तुम दूसरे एक्ट को परफॉर्म करोगे। तो बताओ, क्या तुम सभी मेरी इस बात से अग्री हो? यस मैम। ओके, तो बच्चों, माइंड रीडिंग एक्ट को 3 भाग में बांटा गया है। पहले सिंपल माइंड रीडिंग, जिसमें हम छोटे छोटे और आसान से ट्रिक को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हमें ध्यान, फोकस, धैर्य, इन सभी की जरूरत होती है। जैसे कमरे में पड़े किसी सामान को ढूंढना, दिशा का पता करना, किसी व्यक्ति को ढूंढना आदि। दूसरा आता है डिफिकल्ट माइंड रीडिंग एक्ट, जिसमें हम ट्रिकी एक्ट को परफॉर्म करते हैं, जैसे पजल को सॉल्व करना, कार्ड पढ़ना, कोई खुफिया या सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रीड करना, छोटी छोटी चीजों को ढूंढना, या फिर छोटी छोटी बातों का पता करना आदि। और सबसे आखिरी में आता है सेंसेशनल एक्ट, यानी कि खतरनाक एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है, और इस तरह के एक्ट केवल प्रोफेशनल और एक्सपर्ट ही परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें छोटी सी जानकारी आपकी जान तक ले सकती है। इसलिए नए स्टूडेंट्स को इस एक्ट को परफॉर्म करने से मना किया जाता है। सारे बच्चे भट्टाचार्य की बात को बड़ी गौर से सुन रहे थे, लेकिन माइंड रीडिंग लेक्चर क्लास में सीखने वाली कोई चीज नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाली चीज है। इसलिए सारे स्टूडेंट मिस भट्टाचार्य से इन एक्ट को परफॉर्म कैसे करना है, ये सीखने की बात कहते हैं। रवि कहता है, मैम तीनों एक्ट ना सही, लेकिन लंबे सेंटेंस को कैसे रीड करना है, क्या आप हमें ये सिखा सकती हैं? जरूर। अभी एक काम करो, हम एक छोटे से गेम के साथ इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। तुम सभी अपने अपने पार्टनर के साथ खड़े हो जाओ, जिनके साथ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करके आंखों पर पट्टी बांध लो, और जैसा कि पहले सिखाया गया, पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड एस्टैब्लिश करो। अब आगे मैं जो कुछ भी बता रही हूं, उन बातों को ध्यान से सुनते और करते जाना। मिस भट्टाचार्य स्टूडेंट को माइक पर गाइड कर रही थी, और सारे स्टूडेंट उनके बताए अनुसार एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे थे। चलो तो, जितने भी रिसेप्टर हैं, इमेजिन करें कि ट्रांसमीटर की उंगलियों से एक सिग्नल तुम्हारे दिमाग के अंदर आ रहा है, और जितने भी ट्रांसमीटर हैं, यानी कि जो मैसेज भेज रहे हैं, वो ये इमेजिन करें कि वो अपने मन में चल रही बातों को एक सिग्नल के माध्यम से उंगलियों से होते हुए रिसेप्टर के मन में डाल रहे हैं। अब जितने भी ट्रांसमीटर हैं, वो सभी कमरे के किसी एक कोने के बारे में सोचें, और उस कोने की दिशा को ध्यान में रखते हुए रिसीवर के मन में इस बात को भेजने की कोशिश कीजिए। रिसीवर, आप अपनी बॉडी के साथ मन में होने वाली हलचल को महसूस कीजिएगा। जैसे ही एक बार आप दोनों का माइंड अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, रिसीवर को महसूस होगा कि उसका शरीर खुद ब खुद ट्रांसमीटर के बताए गए दिशा की ओर बढ़ रहा है। इन सब में ट्रांसमीटर को लगातार जोर जोर से अपने मन में चल रहे थॉट को रिसीवर की ओर भेजना होगा। लगभग थोड़ी देर कोशिश करने के बाद कुछ रिसीवर एक दिशा की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा करते हुए बहुतों के मन में एक सवाल था कि कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। इसी सोच के कारण बार बार उनकी आंखें खुल जा रही थी, और उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन टूट जा रहा था। इन सब से परेशान होकर रवि मिस भट्टाचार्य से पूछता है, मैम जब भी मैं रिया के मन में चल रही दिशा की तरफ बढ़ता हूँ, तो मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहा हूँ। ऐसे में मैं सही डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज मुझे बताइए ना, मुझे क्या करना चाहिए? रवि के सवाल क्लासरूम में मौजूद हर एक स्टूडेंट का था, क्योंकि सभी के साथ ऐसा ही हो रहा था। उन सभी ने भी मिस भट्टाचार्य को सेम सवाल पूछा, जिनका जवाब देते हुए मिस भट्टाचार्य बोली, देखा, पहली बार कि तुम लोग एक दूसरे के मन को पढ़ पा रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात को बढ़ाने से पहले तुम्हें अपने मन में पैदा होने वाले उस भार को महसूस करना है,
जो पैर रखने से पहले तुम्हारे दिमाग में बढ़ने लगता होगा। देखो, जब तुम गलत दिशा में पैर बढ़ाओगे तो न सिर्फ तुम्हारे बल्कि ट्रांसमीटर के भी दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ेगा और तुम्हें लगेगा कि तुम गलत दिशा में पैर रख रहे हो। इसलिए तुम जमीन पर पैर को गोल गोल घुमाते हुए हर एक दिशा को चेक करोगे। जिस दिशा में पैर रखते वक्त तुम दोनों के मन में शांति और खुशी महसूस होगी, वो दिशा सही होगी। मिस भट्टाचार्य की बात से स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, यानी कि आपको सही और गलत फैसले को अपने दिमाग में होने वाले चेंज के अनुसार पता कर सकते थे। सारे स्टूडेंट ने मिस भट्टाचार्य के द्वारा बताए गए इसी नियम का पालन किया और वो सभी सही डायरेक्शन पहचान पा रहे थे। सब बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब वो दूसरे के मन के अनुसार सही डायरेक्शन, सही चीज का पता कर पा रहे थे। लेकिन उन सभी स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि धीरे धीरे उनकी ये ट्रेनिंग और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। उम्मीद करते हैं माइंड रीडिंग की ये ट्रेनिंग आपको भी बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए अपने अगले एपिसोड में कुछ और भी डिफिकल्ट माइंड रीडिंग एक्ट को सीखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने जाना कि टेलीपैथी और माइंड रीडिंग के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा हुआ है और कैसे रवि अपनी इस जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ता है। अगर आपको यह कहानी और इसकी मिस्टीरियस जर्नी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि रवि की माइंड रीडिंग जर्नी का अगला रहस्य आपसे मिस ना हो तो अभी बुक ऑक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। इस चैप्टर को उस दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए जिसे साइकोलॉजी, माइंड रीडिंग और टेलीपैथी जैसे मिस्टीरियस चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि अगला चैप्टर शायद आपको माइंड रीडिंग का एक ऐसा राज बताएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सुनते रहिए बुक ऑक्स। सारे बच्चे पिछली क्लास में सिखाए चीजों को लगातार प्रैक्टिस करने में बिजी थे और करीब एक हफ्ते बाद उनकी अगली क्लास होने वाली थी। ढेर सारी ऐसी एक्ट के बारे में जानकारी मिलने वाली थी जिन्हें वो पब्लिकली परफॉर्म कर सकते थे। इसलिए सभी आज इंस्टीट्यूट समय से पहले आ गए थे। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि मिस भट्टाचार्य की घर में कुछ इमरजेंसी आ गई थी, जिसके लिए आगे की क्लास अब डॉक्टर मेहता लेंगे। हो न हो सारे स्टूडेंट बहुत खुश थे क्योंकि डॉक्टर मेहता ने ही माइंड रीडिंग की क्लास स्टार्ट की थी। इसलिए उन सभी के अंदर फिर से पहले वाली एनर्जी थी। इधर डॉक्टर मेहता ऑडिटोरियम में आ चुके थे और वह स्टेज पर माइक लेते हुए कहते हैं, तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि मिस भट्टाचार्य जी की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी और आप सभी माइंड रीडिंग सीख भी चुके होंगे। क्योंकि वह कुछ जरूरी काम में व्यस्त है, इसलिए आपकी आज की क्लास मैं ही लेने वाला हूँ। ज्यादा कुछ नहीं, आज की क्लास में मैं आप लोगों को माइंड रीडिंग के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले अलग अलग एक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप पब्लिकली परफॉर्म करके ढेर सारा नाम कमा सकते हैं। डॉक्टर मेहता की बात सुन के अभिषेक कहता है, सर, हम लोग टेलीपैथी कब सीखने वाले हैं? डिड यू कॉन्टैक्ट मी? डेटिंग तो हम लगभग कर ले रहे हैं। जैसा कि आपने पहली क्लास में बताया था कि हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होते जाते हैं, तो हम सभी इसे रोजाना प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अभिषेक इस बात पर बाकी स्टूडेंट ने भी डॉक्टर मेहता से यही सवाल पूछा कि आखिर कब तक हम कॉन्टेक्ट माइंड रीडिंग सीखेंगे। उन सभी के सवाल से यह तो जाहिर था कि ये लोग वर्चुअल माइंड रीडिंग भी सीखना चाहते थे। तो फिर आप भी वर्चुअल माइंड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो सुनना मत भूलिएगा हमारा अगला एपिसोड, जिसमें हम आपको वर्चुअल माइंड रीडिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की ओर। देखो बच्चों, मेरा काम है आपको बेसिक साइकोलॉजी सिखाना, दिमाग के बारे में बताना, लेकिन माइंड रीडिंग सीखना है। इसलिए वर्चुअल माइंड रीडिंग क्लास अगले हफ्ते से शुरू हो जाए। तब तक के लिए तुम्हें जितने एक्ट्स बता रहा हूं सभी को करने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक से और धीरे धीरे डिफिकल्ट की ओर बढ़ते हैं।
परफॉर्मेंस दिखाने के लिए आपको सिंपल ट्रिक से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे जगह को ढूंढना। आप ट्रांसमीटर को किसी एक पर्टिकुलर जगह को इमेजिन करने के लिए कह सकते हैं। याद रहे, और जितनी स्ट्रॉन्ग उनकी इमेजिनेशन होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपको इंपल्स मिलेंगे और उतने ही स्ट्रॉन्ग आप माइंड रीडिंग कर पाएंगे। दूसरा आता है व्यक्ति को ढूंढना। आप ट्रांसमीटर को अपने आसपास खड़े सभी व्यक्तियों को गौर से देखने के लिए कह सकते हैं। उसके बाद उसमें से किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट करने के लिए कहिए और उसके पिक्चर को अपने मन में बार बार दोहराने के लिए कहिए। इसके साथ ही उनसे कहिए कि आपके मन में ही उसे व्यक्ति की ओर जाने के लिए बोल रहे हैं। जब आप पूरी तरीके से ध्यान लगाएंगे तो आप उस व्यक्ति को आसानी से पहचान जाएंगे। अगली ट्रिक आती है किताब को ढूंढना, जिसमें आप लाइब्रेरी में रखी किसी एक पर्टिकुलर किताब को किसी ट्रांसमीटर के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। जिसमें आप ट्रांसमीटर को लाइब्रेरी में किसी किताब को छुपाने के लिए कह सकते हैं। उसके बाद आप ट्रांसमीटर से कहिए कि उन्होंने किताब को जहां भी छुपाया है उसे जगह को इमेजिन करें, उसे और नजदीक से इमेजिन करें। अब वो किताब को देख रहे हैं, उनसे किताब के रंग, ऊपर लिखे शब्दों को इमेजिन करने के लिए कहिए और बार बार अपने मन में दोहराने के लिए भी कहते रहे। ऐसा बार बार करने से उनके मन में उठने वाले स्ट्रॉन्ग इंपल्स को आप आसानी से रीड कर पाएंगे और आप उस बुक को भी ढूंढ लेंगे। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत सारे परफॉर्मेंस से जिन्हें आप माइंड रीडिंग के द्वारा परफॉर्म कर सकते हैं। ये सुनने में जितने आसान लगते हैं, करने में उतनी मुश्किल है। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। अपनी बात को जारी रखते हुए डॉक्टर मेहता कहते हैं, बच्चों, अब तक आपने जो कुछ भी सीखा वो सिंपल माइंड रीडिंग एक्ट था, जिन्हें आप पब्लिक के बीच में भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब जो मैं सिखाने वाला हूं ये डिफिकल्ट माइंड रीडिंग ट्रिक्स है। इसलिए इन ट्रिक को सीखने के लिए आपको पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस ना करें। सबसे पहले मेज पर कई कार्ड्स फैलाए, फिर दर्शकों से किसी एक संख्या का एक कार्ड चुनने को कहे जिसे ट्रांसमीटर को याद रखना होगा। मतलब ट्रांसमीटर को केवल ये याद रखना होगा कि कार्ड कहाँ है, कार्ड के नाम और वो कहाँ रखा है ये पता होना जरूरी है। फिर ऊपर बताए अनुसार ट्रांसमीटर का हाथ पकड़कर आपको अपना दाहिना हाथ टेबल पर इधर उधर, पीछे और आगे और गोलाई में घुमाए। अब ऐसा लगेगा कि ये सब पिछले एपिसोड से काफी मिलती जुलती है, जिसमें आप छोटी छोटी चीजें ढूंढा करते थे। आपके दिमाग में एक इमेज मेज के किसी एक जगह पर जाकर रुक जाएगी। जब तक आप धीरे धीरे उस स्थान पर फोकस ना हो जाए तब तक अपने हाथों की रोटेशन को कम करें। फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को नीचे करें जब तक कि आप उस स्थान पर रखे कार्ड को ना छू लें। जब आपको यकीन हो जाएगा कि आप सही है तब आपको कार्ड उठाना होगा और दर्शकों को दिखाना होगा। जब तक आप सही कार्ड सेलेक्ट नहीं करते तब तक आपको मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती है। जैसे ही आप सही कार्ड ठीक करेंगे आप दोनों एक अलग सा हैप्पीनेस महसूस करेंगे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे एक्ट की, द चेक मूवर। ये पिछले एक्ट के समान है। इस खेल को समझने वाले कुछ ऑडियंस में से किसी एक को नेक्स्ट स्टेप चलने के लिए कहिए। साथ ही इस बात को ध्यान रखें कि ट्रांसमीटर को अगली चाल का पता रहे कि किस टुकड़े को कहां रखा जाएगा। आपको पिछले एक्ट की तरह इस बार भी कुछ टुकड़ों को अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में पकड़कर एक छोटा सा गोला बनाते हुए आगे पीछे करना है और उसे तब तक न रखें जब तक आप सही मेंटल इमेज प्राप्त ना कर ले। इधर भी डॉक्टर मेहता बात कर ही रहे थे कि दिव्यानी डॉक्टर मेहता से एक सवाल पूछती है, सिर की सारी ट्रिक एक जैसे होते हैं? मतलब इन सब में कोई डिफरेंस नहीं? हाँ, ये सभी एक जैसे ही है। इन सभी खेल में रिसीवर एंड ट्रांसमीटर दोनों अहम भूमिका निभाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना बेहद जरूरी है। यदि ट्रांसमीटर आपको सही सिग्नल नहीं भेज रहा है या फिर इस एक्ट के दौरान अगर उसका ध्यान भटकता है तो आपका रिजल्ट भी गलत आएगा। आपको इस तरह की ट्रिक परफॉर्म करते वक्त अपने आसपास के एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से शांति बनानी होगी ताकि आप ट्रांसमीटर के मन से कनेक्ट कर सके। जैसे कि मैंने बार बार आपको बताया है कि ये सारी चीज केवल प्रैक्टिस से की जा सकती है और प्रैक्टिस करने के लिए आपको रोजाना इन ट्रिक को ट्री करते रहना होगा। कई बार लंबे अभ्यास के बावजूद भी लोग ट्रिक्स को परफॉर्म करने में असफल रहते हैं। ओके, लेकिन सर क्या सेंसेशनल एक्ट में भी ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, उसमें भी हम इसी तरह से ट्रांसमीटर के मन से रीड करके एक्ट को परफॉर्म करते हैं। बस उसके स्टंट थोड़े खतरनाक होते हैं, जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी चलाना, आंखों पर पट्टी बांध के सही जगह पर करना आदि।
इन सभी एक्ट को प्रोफेशनल की देखरेख में और एक्सपर्ट के द्वारा ही किया जाता है। अभी तक मैंने जितने भी एक्ट्स आपको बताए, इसी तरीके से आप डिफरेंट गेम खुद से भी बनाकर चीजों का पता कर सकते हैं और ऑडियंस को एंगेज भी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आपकी आगे की क्लास अगले हफ्ते होंगी। तब तक आप इन सारे ऐप को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते भट्टाचार्य आपको वर्चुअल माइनॉरिटी यानी टेलीपैथी सिखाएंगी। डॉक्टर मेहता ने बच्चों को बहुत सारे एक्ट बताए जिनको आप भी पब्लिकली परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर और सीखते हैं वर्चुअल माइंड रीडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जो भी चीज सीखी वो सब केवल बेसिक सी तकनीक थी, जिनकी मदद से हम दूसरों के मन को रीड करके एक्ट परफॉर्म कर पा रहे थे। इन सभी एक्ट के पीछे कहीं ना कहीं हमारी नर्वस सिस्टम और उनसे निकलने वाले सिग्नल रिस्पॉन्सिबल है। जहां ये सभी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट होकर एक स्ट्रांग सिग्नल जनरेट करते हैं। ट्रांसमीटर से निकलने वाले सिग्नल को रिसीवर एक नेटवर्क के जरिए, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें होने वाले कंपन के आधार पर भांपते हैं। जैसा हमने पिछले एपिसोड में सुना कि मस्तिष्क से निकलने वाले सिग्नल एक वाइब्रेशन के रूप में होते हैं, जिसे हम रिसीव करके उन सिग्नल को मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर सारी चीज रीड कर पाते हैं। सारे बच्चे अगले हफ्ते वर्चुअल टेलीपैथी सीखने के लिए क्लास में इकट्ठे हो चुके थे और इस बार फिर से क्लास ले रही थी मिस भट्टाचार्य जी। क्लास की शुरुआत बेसिक बातों से करती है। स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्ट माइंड रीडिंग और टेलीपैथी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां कॉन्टेक्ट माइंड रीडिंग हर किसी के लिए आसान है, वहीं टेलीपैथी कर पाना बहुत कठिन है। इस एक्ट को द सीक्रेट प्रिंसिपल नाम से वैज्ञानिकों ने छुपा रखा है और यही वजह है कि लोगों की दिलचस्पी इसकी ओर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जब हम एक मन से दूसरे मन तक जाने वाले सिग्नल और उनके नेचर के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये तरंगें बिल्कुल मोबाइल नेटवर्क से निकलने वाली सिग्नल की तरह ही काम करती हैं और इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारी पीनियल ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से इसे पीनियल प्रिंसिपल भी कहा जाता है। फीमेल ग्रंथि के बारे में सुनते ही रवि पूछता है, मैम, ये पीनियल ग्लैंड क्या होता है? पीनियल ग्रंथि शंकु के आकार की हल्के लाल भूरे रंग की एक छोटी ग्रंथि है, जो ब्रेन के बिल्कुल बीच में रीढ़ की हड्डी की सबसे ऊपरी भाग से लगा हुआ होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी माना जाता है, जो हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को मैनेज और रेगुलेट करने का काम करता है। पीनियल ग्रंथि में ब्रेन सैंड नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो किरकिरी की तरह छोटे छोटे कणों का बना होता है। रिसर्च की माने तो एक ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल को रिसीव करना और दोबारा किसी सिग्नल को दूसरे ब्रेन तक भेजने का काम पीनियल ग्लैंड ही करता है, जो वायरलेस टेलीपैथी में सिग्नल रिसीव करने का काम करता है। दोस्तों, यदि आप वायरलेस टेलीपैथी को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके ब्रेन और उसके अंदर की संरचना को बारीकी से समझना होगा। उसके एक एक फंक्शन को जानना होगा कि आखिर हमारा ब्रेन चीजों को कैसे प्रोसेस करता है। अभी के लिए चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ और सीखते हैं कि आखिर लॉन्ग डिस्टेंस माइंड रीडिंग कैसे करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करते हुए भट्टाचार्य जी कहती हैं, सबसे पहले इसके लिए रीडर एंड ट्रांसमीटर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना जरूरी है। इसके लिए आप एक ऐसे ट्रांसमीटर को सिलेक्ट करें जिसके साथ आप पहले कॉन्टेक्ट माइंड रीडिंग परफॉर्म कर चुके हैं, क्योंकि उस ट्रांसमीटर को अच्छे से पता है कि सिग्नल को आपके माइंड तक कैसे भेजना है। एक बार आपका ट्रांसमीटर फाइनलाइज हो जाए तो फिर जैसा हमने पिछले माइंड रीडिंग में सीखा था, हमें एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करने के बाद माइंड रीडिंग स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पर हम पिछली बार की तरह ट्रांसमीटर को टच नहीं करेंगे, बल्कि उसके थोड़ी दूर खड़े होकर उसके मन से निकलने वाले इम्पल्स को महसूस करने की कोशिश करेंगे। भट्टाचार्य की ये बात बच्चों को थोड़ी सी अजीब लगी। टच किए पल्स को महसूस करना उन सभी के लिए थोड़ा मुश्किल था। रिया ने मिस भट्टाचार्य से कहा, मैम, क्योंकि पिछली बार हमारे बीच में एक फिजिकल कनेक्शन था,
जिसकी वजह से हम ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल को पहचान पा रहे थे। लेकिन वर्चुअल इन सिग्नल को हम कैसे पहचानेंगे? रिया के सवाल पर मिस भट्टाचार्य मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं। देखो रिया, जिस तरह पिछली बार तुम्हें वो इम्पल्स महसूस हो रहे थे, ठीक उसी तरह तुम्हें इस बार भी ध्यान केंद्रित करना है और अपने ट्रांसमीटर से कहना है कि वो भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग इम्पल्स भेजें। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी तुम उन इम्पल्स को आसानी से महसूस कर पाओगी। हाँ, इस बार तुम्हें उन इम्पल्स को पहचानने में पहले से ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर भेजने वाला उन इम्पल्स को फोर्सफुली तुम्हारी तरफ भेजता है और तुम भी उन्हें रिसीव करने के लिए उतनी ही ज्यादा कोशिश करती हो, तो ये काम और भी ज्यादा आसान हो सकता है। याद रखो, ये कोई खेल नहीं है जिसमें तुम जोर लगाकर जल्दी सीख जाओगी, बल्कि इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। दोस्तों, माइंड रीडिंग हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा एनर्जी भी लेती है, इसलिए कि काफी थका देने वाला एक्सरसाइज होता है। इन एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के लिए आपको बीच में थोड़ी थोड़ी देर का गैप भी लेते रहना चाहिए, ताकि आप एक साथ ही पूरी एनर्जी गंवा न बैठे। सारे बच्चे रोजाना के बताए इस तकनीक का प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे करीब 15 से 20 दिन में लगभग सारे बच्चे वर्चुअल माइंड रीडिंग में भी अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट बनाना सीख लेते हैं और फिर शुरू होती है उनकी दूसरी ट्रेनिंग। अपने दूसरे क्लास में मिस भट्टाचार्य बच्चों को बताती है, दो लोगों के बीच में इस तरह का संबंध स्थापित करना अपने आप में एक हैरत अंगेज काम है, जो कि आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आप कोशिश करें तो आप किसी के साथ भी वर्चुअल कनेक्ट हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि पुराने समय में ऋषि मुनि पहाड़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाया करते थे, और यही वजह है कि उनके पास दूरदृष्टि होती थी, जहां वो बिना किसी माध्यम के भी एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। ये केवल ध्यान लगाकर किसी की भी स्थिति जान लिया करते थे। महाभारत काल में व्यास मुनि के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता था कि व्यास मुनि के पास दूरदृष्टि थी। वो एक जगह पर बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड में हो रही चीजों को देख सकते थे। वर्चुअल माइंड रीडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए आप इसे अलग अलग दोस्तों, अलग अलग मेंबर्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। आप उन्हें अपने कमरे में किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कह सकते हैं, जैसे टेबल, किताब, रुमाल, कोई कपड़ा आदि। ध्यान रहे, ऐसा करते वक्त आपके दोस्त को उन चीजों के आकार को इमेजिन करना है, ना कि उनके नाम को। जब वो ऐसा कर रहे होंगे, तब आपको पूरा ध्यान लगाकर अपने दोस्त के मन से निकलने वाले सिग्नल को रिसीव करने की कोशिश करनी होगी। हो सकता है इस चीज को परफॉर्म करने में आपको कई बार फेलियर का भी सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए ट्रांसमीटर ने कमरे में सोफे के नीचे एक चाकू को छुपाया है और वो दूसरे कमरे में बैठे आपको इस बात का सिग्नल दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब आप कमरे के अंदर जैसे ही एंटर करेंगे और आपका ट्रांसमीटर आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज रहा है, तो सबसे पहले कमरे में जाते ही आपको चाकू की इमेज दिखाई देगी, और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप सोफे के पास जाएंगे, आपको सोफे पर रखा तकिया और फिर उसके बाद तकिए के नीचे चाकू होने की इमेज भी दिखाई देगी। आपको अपने मन में बन रहे उन इमेज को फॉलो करना है, लेकिन इमेज को फॉलो करने से पहले आपको ट्रांसमीटर को ये बात बतानी होगी कि वो खुद भी ये इमेजिन करते जाएं कि वो कमरे के अंदर जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे सोफे की तरफ जा रहे हैं और फिर वो उस तकिए को हटा रहे हैं, ताकि जैसे जैसे इन सारी चीजों का इमेज ट्रांसमीटर के दिमाग पर बनेगा, वैसे वैसे आप उन इमेज को रिसीव कर पाएंगे। धीरे धीरे ये कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाता है और आप धीरे धीरे इस चीज में भी महारत हासिल कर लेते हैं। अपनी लगातार कोशिश के दम पर कुछ देर बाद आप उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आसानी से पहचान पाएंगे जिस चीज के बारे में आपका फ्रेंड या ट्रांसमीटर सोच रहा होगा। आपको इस तरह के एक्सरसाइज करते रहने होंगे ताकि आप वर्चुअल माइंड रीडिंग को किसी भी वीक ट्रांसमीटर के साथ भी परफॉर्म कर सकें।
एक बार जब आप ऑब्जेक्ट को ढूंढने में सफल हो जाएं, यानी कि जब आप ट्रांसमीटर के द्वारा इमेजिन किए जाने वाले ऑब्जेक्ट को आसानी से विजुअलाइज करके पहचानना सीख जाएं, तब आपको दूसरे एक्ट की ओर बढ़ना चाहिए, यानी अपने दूसरे एक्ट को परफॉर्म करना चाहिए। तो अगले 1 महीने तक आप सभी इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे और अपनी वर्चुअल माइंड रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको भी वर्चुअल माइंड रीडिंग कैसे करना है इस बात की पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो बस आप भी लग जाएं वर्चुअल माइंड रीडिंग की प्रैक्टिस में और स्टार्ट कीजिए अपने माइंड रीडिंग की जर्नी को। लेकिन जैसे किसी भी काम को करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक इसी तरह वर्चुअल माइंड रीडिंग करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को रिस्क में न डालें। क्या है वो रूल्स एंड रेगुलेशन, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। दोस्तों, जिस तरह किसी भी काम को करने के लिए एक नियम कानून होता है, यानी टर्म्स कंडीशंस बने होते हैं, ठीक उसी तरह माइंड रीडिंग के लिए भी कुछ टर्म कंडीशन है जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। कहते हैं जब तक पूरी तरीके से सारे रूल्स को फॉलो करके काम न किया जाए तब तक परिणाम वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है। तो अगर आप भी परफेक्ट माइंड रीडिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी माइंड रीडिंग 100% एक्यूरेट हो, तो नीचे बताए गए सारे रूल्स को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनका आपको माइंड रीडिंग करते वक्त ध्यान रखना है। बात करें सबसे पहले रूल की, तो आपको अब तक हमने ढेर सारे एक्ट के बारे में बताया। आपको उन सभी एक्ट को मनोरंजन के लिए एक ही रात में परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बात करें दूसरे रूल की, तो कुछ एक्ट उसमें ऐसे भी हैं जिन्हें स्पेसिफिक टाइम और जगह पर ही परफॉर्म किया जा सकता है। अगर उन्हें उन जगहों पर परफॉर्म न किया जाए तो रिजल्ट वो नहीं आएगा जिनकी हम उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट, हमें किसी भी एक्ट को परफॉर्म करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि पूरे इत्मीनान और ध्यान के साथ हमें अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। बहुत सारे लोग जल्दबाजी के चक्कर में खराब प्रदर्शन भी करते हैं, जिनकी वजह से लोगों की नजर में उनकी इंप्रेशन हमेशा के लिए बिगड़ जाती है। बात करें अपने अगले रूल की, तो जब कभी भी आप शारीरिक या मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थके हो, उस वक्त आपको इन एक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में परफॉर्म करने पर आप एक परफेक्ट रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। हमारा अगला रूल है, आपको हर एक परफॉर्मेंस के बाद थोड़ी देर का ब्रेक लेना चाहिए ताकि आप अपने मन को दोबारा से स्टेबल पोजीशन में ला सके और अपने पहले एक्ट से पूरी तरीके से डी अटैच हो जाए। प्रत्येक एक्ट के खत्म होने के बाद हल्का मेडिटेशन जरूर से करना चाहिए, जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना और अपनी नसों और मन में होने वाले तनाव को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आप ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर टहल कर भी खुद को नॉर्मल सिचुएशन में ला सकते हैं। दोस्तों, कुछ एक्ट को परफॉर्म करते वक्त आप खुद को बहुत डरा हुआ महसूस करेंगे। ऐसी सिचुएशन में खुद को नॉर्मलाइज करने के लिए आप किसी खुले जगह में जा सकते हैं या फिर कोई अपना पसंदीदा गाना, पसंदीदा जोक सुन सकते हैं। हमारा अगला रूल है कि शुरुआत के दिनों में आपको शायद एक्ट को परफॉर्म करते वक्त ज्यादा एफर्ट डालने पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव जैसी समस्या भी हो सकती है। इन सभी से उबरने के लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज, व्यायाम और मेडिटेशन को भी करते रहना चाहिए। नेक्स्ट रूल है, कुछ लोग स्वभाव से बेहद चंचल और एग्रेसिव भी होते हैं। उन्हें किसी भी चीज का परिणाम तुरंत चाहिए होता है। यदि आप भी ऐसी व्यक्तियों में से हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माइंड रीडिंग केवल धैर्य के साथ ही सीखा जा सकता है। ऐसे में यदि आप जल्दबाजी में परिणाम हासिल करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कुछ दिन बाद आप हताश होकर बैठ जाएंगे और सही से माइंड रीडिंग नहीं सीख पाएंगे। आप जिस भी एक्ट को सीख रहे हैं, आपको उन्हें लगातार प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम जो चीज सीख लिए हैं दोबारा उसे नहीं भूलेंगे, मगर माइंड रीडिंग के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो समय के साथ आप इसे भूल भी जाएंगे या शायद आप लोगों के साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की कैपेसिटी को खो देंगे। नेक्स्ट रूल है, कभी भी माइंड रीडिंग सीखने के लिए हमेशा शांत वातावरण को ही चुनना चाहिए, जहां आपको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। ऐसी जगह सीखने के लिए सबसे बेहतर होती है। तो दोस्तों, ये तो बातें हो गई आपके लिए कि आपको माइंड रीडिंग सीखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रांसमीटर के लिए, यानी आपका पार्टनर जिसके साथ आप माइंड रीडिंग परफॉर्म करने वाले। जिस तरह आपके लिए कुछ
रूल रेगुलेशंस हैं, ठीक उसी तरह आपके पार्टनर के लिए भी रूल्स हैं जिन्हें उन्हें भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है माइंड रीडिंग में दोनों पार्टिसिपेंट्स की वैल्यू इक्वल होती है, इसलिए किसी एक की गलती दोनों पर भारी पड़ सकती है। तो चलिए फिर जानते हैं ट्रांसमीटर को क्या कुछ करना चाहिए। सबसे पहले, यदि आपका ट्रांसमीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है और अगर आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से अपने मन को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है और आपको स्ट्रांग सिग्नल नहीं दे रहा है, तो आपको अपने ट्रांसमीटर को बदलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब तक आपके ट्रांसमीटर के साथ पूरी तरीके से तालमेल न बैठ जाए, तब तक आप किसी भी एक्ट को परफॉर्म न करें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में चीज अधूरी ही रह जाएंगी और आपका माइंड रीडिंग फेल हो जाएगा। रूल नंबर 3, जब कभी भी आपका ट्रांसमीटर आपको वीक सिग्नल भेजता है, तो आपको उसे डांटने या बेइज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि आप उसे यह कह सकते हैं कि इस वक्त उसके अंदर से वीक सिग्नल प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आप उसके साथ माइंड रीडिंग कभी और परफॉर्म करेंगे। अगला रूल है कि आपका ट्रांसमीटर को सभी चीजों को बड़ी बारीकी से परफॉर्म करना चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमेशा माइंड रीडिंग के लिए एक ईमानदार और भरोसेमंद ट्रांसमीटर को ही सिलेक्ट करें। जब आप डिफिकल्ट माइंड रीडिंग परफॉर्म करते हैं या डेंजरस माइंड रीडिंग परफॉर्म करते हैं, तब आपके ट्रांसमीटर के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, या यूं कहें तो एक ट्रस्टवर्दी ट्रांसमीटर का होना बहुत जरूरी है। इस तरह के एक्ट के दौरान किसी भी मूर्ख ट्रांसमीटर को साथ न ले जाएं। अगला रूल है, अपने ट्रांसमीटर को भी उतनी ही कंसंट्रेशन के साथ एक्ट परफॉर्म करने के लिए कहिए जितनी कंसंट्रेशन के साथ आप इस एक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसे पूरे एक्ट में ट्रांसमीटर का भी इंटरेस्ट उतना ही होना चाहिए, क्योंकि जितने इंटरेस्ट के साथ आप इस एक्ट को परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट उतना ही बेहतर आएगा। अगला जरूरी है, वो बेहद जरूरी है, माइंड रीडिंग के दौरान खासकर जब आप किसी भी वस्तु या चीज को ढूंढने के लिए एक्ट परफॉर्म करते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको वार्निंग पहले ही देना चाहिए। जब कभी भी आप पब्लिकली परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको अपने ऑडियंस को वार्निंग के तौर पर कुछ बातें पहले ही बता देनी चाहिए, जिससे आप अपने ऑडियंस से कहीं किसी सामान को उसी जगह पर छुपाएं जहां आप आसानी से उसे छू सकते हैं। कई बार ऑडियंस चीजों को खतरनाक जगह पर छुपा देते हैं, जहां एक छोटी सी गलती एक परफॉर्म करने वाले परफॉर्मर की जान ले सकता है। जैसे अमेरिका में एक बार एक दशक में एक लिफाफे को फ्रिज के पीछे छिपा दिया गया था, जहां इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से रीडर बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। जब आप पब्लिकली एक्ट परफॉर्म करते हैं, तो वहां कुछ शरारती किस्म के लोग भी मौजूद होते हैं। ऐसे लोगों को सख्त हिदायत देना न भूलें कि ये एक वैज्ञानिक परीक्षण है, ना कोई सर्कस या करतब, इसलिए किसी भी तरह का मजाक पूरी तरीके से मना है। माइंड रीडिंग परफॉर्म करने से पहले आप अपने ऑडियंस से कहें कि वो ऑब्जेक्ट को किसी सुरक्षित जगह पर ही रखें, जहां किसी तरह से दुर्घटना होने के चांसेस ना रहें। कई बार आंखों पर पट्टी बांधे होने के कारण रीडर या ट्रांसमीटर चलने में लड़खड़ाते भी है। ऐसे सिचुएशन में अगर ऑब्जेक्ट किसी डेंजर जगह पर रखा गया हो, तो स्वाभाविक है कि किसी तरह की दुर्घटना भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ माइंड रीडिंग परफॉर्म करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। उम्मीद करते हैं माइंड रीडिंग का ये शो आपको बेहद पसंद आया होगा। इसे प्रैक्टिस करके जरूर एक दिन माइंड रीडिंग सीख जाएंगे आप। अब आप सभी से विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे किसी नए शो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें